विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर क्लास 10th विषय हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 3 इसको अपन हल करेंगे। इस मॉडल पेपर में आपके 23 क्वेश्चन हैं और इसके जो समय अवधि है वो 2 घंटे और 45 मिनट है। इसका पूर्णांक रहेगा वो आपके 80 नंबर का रहेगा। ये हिंदी का मॉडल पेपर है और संपूर्ण आपके ब्लू प्रिंट पर आधारित हैं और संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। इसका मतलब आप इस मॉडल पेपर को आप संपूर्ण तैयार कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से ही मॉडल पेपर में प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो सभी विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। इस मॉडल पेपर को में महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष करके सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ये सभी आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। और चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत कर लेते हैं। इस मॉडल पेपर में आपके 23 प्रश्न हैं और 4 खंड दे रखे हैं। खंड वाइज प्रश्न है और खंड वाइज प्रश्नों का उत्तर आपको खंड वाइज ही लिखना है। इसमें देखिए आपके 4 खंड दे रखे हैं और कुल खंड है वो आपके 4 हैं और 4 खंड में सबसे महत्वपूर्ण खंड है वो आपके खंड अ है, क्योंकि खंड अ के अंदर आपके 30 नंबर आपके आएंगे खंड अ के, क्योंकि खंड अ में 3 प्रश्न दे रखे हैं और 3 प्रश्नों के अलग अलग खंड दे रखे हैं। मतलब पहले प्रश्न में 12 प्रश्न है और दूसरे में 6 और तीसरे में फिर 12 प्रश्न है। और खंड ब के अंदर आपके ये प्रश्न है कुल वो 13 प्रश्न है और ये 2-2 नंबर के और 26 नंबर है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है खंड अ की और खंड ब की, क्योंकि खंड अ और खंड ब मिलाकर आपके 56 नंबर तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस खंड अ की शुरुआत करते हैं। वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे मांगते हैं, बाकी आपके पास से हम कुछ नहीं मांग रहे। और चलिए हम इस पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। खंड अ का पहला प्रश्न है और खंड अ के पहले प्रश्न में क्या है, खंड अ का पहला प्रश्न है उसमें आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, यानी आपने इस गद्यांश को कभी नहीं पढ़ा है। इस मान लो बोर्ड में ऐसा ये उर्दू शायद नहीं आ सकता, लेकिन आ ही जाए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मतलब हमें एक प्रकार की हिंट्स मिल जाएंगी कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बोर्ड में। तो सबसे पहला आपके अपठित गद्यांश आएगा और अपठित गद्यांश को पढ़कर इसके संबंधित नीचे प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को अपना हल करेंगे एक एक करके। सबसे पहला दे रखा है आपके एक मनुष्य एक एक अच्छे मनुष्य के लिए योग्य कार्य कौन कौन से हैं। इसमें दे रखा है पहले में अ है वह ईश्वर से आस्था रखता है, ब दे रखा है वह दूसरों को संकट से बचाता है, स दे रखा है वह बल मनसाहत से जीवन यापन करता है और द है उपयोग में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह उपयोग में से सभी होगा, यानी द सही हो जाएगा, क्योंकि ये मनुष्य की सभी योग्य कार्य हैं, ये सभी राइट हैं, इसलिए हम द इस ऑप्शन नंबर द को सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, इससे संबंधित प्रश्न है, इसी गद्यांश के संबंधित है। दुर्बुद्धि को अपनाने का परिणाम क्या होता है। दुर्बुद्धि को अपनाने का जो परिणाम होता है वह क्या होता है। तो देखिए, मनुष्य में संकट उत्पन्न हो जाते हैं। क्या मनुष्य में संकट उत्पन्न हो जाते हैं। ब है समय को वह दूसरों को हानि पहुंचाता है। द है दुर्बुद्धि अपनाने वाले लोग अनीति और व्यवस्था फैलाते हैं। और इसमें देखिए द में है अ और ब और स तीनों, क्या तीनों सही है। हाँ, ये तीनों ही सही है, क्योंकि मनुष्य जो दुर्बुद्धि को अपना देता है तो उसका परिणाम ये 3 प्रकार के होते हैं कि मनुष्य संकट में फंस जाता है दुर्बुद्धि से, और मनुष्य समय और दूसरों को भी हानि पहुंचाने लग जाता है। दुर्बुद्धि अपनाने वाले लोग अनीति और अव्यवस्था फैलाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा वो द राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न है दूसरों को दुखी करता है। कौन करता है। एक सज्जन आदमी दूसरों को दुखी कभी नहीं करेगा। एक दुर्बुद्धि आदमी और एक परोपकारी आदमी भी कभी किसी को दुखी नहीं करता है। एक भला आदमी है वह भी किसी दूसरों को कभी दुखी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी दुर्बुद्धि वाला आदमी है वह दूसरों को भी परेशान करता है और खुद भी परेशान होता है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा है हमारा, चौथा प्रश्न क्या है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कौन सा शीर्षक। एक उपासक है, दूसरा है उपासना, तीसरा दुर्बुद्धि और चौथा अच्छा मनुष्य। तो इस अच्छा मनुष्य इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जो इस गद्यांश में दे रखा है वो दुर्बुद्धि वाले मनुष्य के वर्णन किया गया, इसलिए दुर्बुद्धि इसमें इसका जो शीर्षक हो जाएगा। बोलो। अगला है, मनुष्य और मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति होता है। समय और मर्यादा में रहने वाला मनुष्य कैसा होता है। भला होता है, बुरा होता है, नास्तिक होता है या आस्तिक होता है। तो समय और मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति है वो हमेशा भला होता है, यानी इसका अ है वो राइट आंसर है। उसके बाद में दूसरा है इसका कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। एक काव्यांश दे रखा है और इस काव्यांश को पढ़ना है और इस काव्यांश में से हमें उत्तर ढूंढना है, कहीं अन्य उत्तर नहीं लिखना है। जो दे रखा है उसी में से हमें
उत्तर निकालना आना चाहिए। इस काव्यांश को पढ़ना है और नीचे संबंधित प्रश्न दे रखे उन प्रश्नों का एक एक करके हल करना है। जो काव्यांश है ये एक काव्यांश इसी प्रकार का बोर्ड में भी काव्यांश आपके पूछा जाएगा। तो काव्यांश को भी हम पढ़ कर एक उत्तर दे सकते हैं। इसका काव्यांश का उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, हम काव्यांश को मैंने पढ़ लिया और सीधा मैं उत्तर आपको बता दूंगा, टाइम की बचत हो सके। तो अगला प्रश्न है, देखो, निरंतर चलने वाली प्रेरणा कवि किस उद्देश्य से दे रहा है? तो निरंतर चलने वाली जो प्रेरणा है वो किस उद्देश्य से दे रखा है? संघर्ष करने के लिए है, समाज के हित के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए और आत्मा संतोष के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, राइट आंसर होगा संघर्ष के लिए, यानी इसका अ है वो राइट है इसका। 7वां प्रश्न है, कविता में बाधाओं के लिए कई प्रतीक आए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प बाधाओं के लिए नहीं आया है? अच्छा, नहीं आया ऐसा पूछा है। इसके अंदर जो नहीं आया वैसा पूछा गया है। तो देखिए, इसके अंदर कौन सा नहीं आया है उसको भी देख लें। पहला है पत्थर, दूसरा है कांटे, तीसरा है कालकूट और चौथा है निर्जर। तो इस काव्यांश में जो नहीं आया है वह निर्जर शब्द है, वो नहीं आया, बाकी सभी आए हैं। 8वां प्रश्न, निर्जर सा अविराम ढले रे पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या इसमें पहला अ में झरना निरंतर बहता रहता है, ब है अविराम ढलना ही झरने की आदत है, और स है झरने के समान निरंतर जनहित के लिए प्रयत्नशील रहे, और द है झरने के समान हमें भी अविराम बढ़ना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें द, क्योंकि झरना जिस तरह से अनिरंतर चलता अविराम चलता है, वैसे मनुष्य को भी हमें झरने की समान चलना चाहिए जीवन में, तो लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी से प्राप्त हो सकती है। इस प्रश्न के लिए आपको लाइक ठोक लेना चाहिए मेरे अंदाज से। अगला प्रश्न देखिए, 19वां है। 19वां प्रश्न क्या है? जीवन की जर्जर चादर को किससे मिलने के लिए कहा गया? इस काव्यांश में सुई धागे से कहा गया, मशीन से कहा गया, अटल प्रेम साहस से कहा गया, या इनमें से कोई ने कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपके हो जाएगा, सीधा सा दिख रहा है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटल प्रेम और साहस से मिलने को कहा गया है। उसके बाद में 10वां है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक क्या होगा? निर्जर होगा, भूमंडल होगा, कालकूट होगा, या कालजाई होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूमंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी इसका शीर्षक है वो भूमंडल है। उसके बाद में 30वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प छांटिए, यानी सही विकल्प है वो सही करना हमें। 11 प्रश्न, सिक्किम के अधिकतर लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? जो सिक्किम के अधिकतर लोग हैं वह कौन से धर्म को ज़्यादा मानते हैं? तो सिक्किम के जो अधिकतर लोग हैं वह आपके बौद्ध धर्म को मानते हैं। वैसे ही हिंदू धर्म भी वहाँ प्रचलित है, लेकिन ज़्यादा जो है वो बौद्ध को मानते हैं, और दूसरे नंबर पर हिंदू धर्म मानते हैं, और मुस्लिम और ईसाई बहुत कम है, अल्पसंख्यक वहाँ पाई जाती है। उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न, नई दिल्ली में जब सब कुछ था लेकिन नहीं थी। नई दिल्ली में सब कुछ था, आपने पाठ पढ़ा होगा जॉर्ज पंचम की नाक वाला पाठ। तो इसमें सब कुछ था लेकिन उसकी नाक, मूर्ति की नाक नहीं थी, क्योंकि नाक है वो वहां से हटा दी गई थी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। धावक दौड़ रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द कैसी संज्ञा है? दौड़ रहा है, ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक है? तो दौड़ रहा है वो आपको सभी को पता होगा, दौड़ रहा है वो भाववाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक, विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद में सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को ये परिभाषा आती हुई अच्छे से मुझे मिला है। तो इसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा है, चाय में 3 किलो चीनी खर्च हुई। वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा विशेषण? 3 किलो है, मतलब इसका परिणाम बता रहा है। तो यहाँ पे जो विशेषण होगा वो आप सभी को पता होगा, यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण आएगा। कौन सा विशेषण आएगा? परिणामवाचक विशेषण आएगा। इसके लिए आपको लाइक ठोक लेना चाहिए, परिणामवाचक विशेषण आएगा। उसके बाद चौथा है, बालक रो रहा है। वाक्य में रिक्त स्थान क्रिया है। बालक रो रहा है, ये इसमें क्रिया कौन सी है? तो बालक रो रहा है, आप सभी को पता होगा, बालक रो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया लाडलो। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। उसके बाद में देखिए अगला, स्वागत में रिक्त स्थान दे रखा है, उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। स्वागत में आप सभी को पता होगा, स्वागत में यदि संधि विचलित करें तो यहाँ पे सुधन आगत होता है। संधि विचलित करते हैं तो सुधन आगत होता है, इसलिए इसमें जो पढ़ते होगा वो आप सभी को पता होगा, सु पढ़ते हैं, सॉरी उपसर्ग है। सु क्या है? उपसर्ग है। और यहाँ पे दूसरा उपसर्ग पूछा जाए तो यहाँ पे आ उपसर्ग है और गम धातु है। संस्कृत के हिसाब से ये दो उपसर्ग जुड़े हुए, तो यहाँ पे सु अपन सही कर देंगे क्योंकि सु उपसर्ग जुड़ा है। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है, छठा, भिक्षुक और भावुक में प्रत्यय कौन सा है? भिक्षुक और भावुक आप सभी को सरल दिख रहा होगा। भिक्षुक और भावुक आप सभी को पता है, उक पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? उक पढ़ते हैं। भिक्षुक और भावुक में उक पढ़ते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, खंड अ का तीसरा प्रश्न क्या? निम्नलिखित अति लघुत्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग 20 शब्द हैं।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है और 20 शब्दों में देना है। पहला है पुनश्च में विग्रह करके संधि का नाम लिखिए। तो पुनश्च का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा पुनः दंच, पुनः दंच होगा। और यहाँ पे संधि है वो आप सभी को दिख रही है, कौन सी संधि है, यहाँ पे विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नवरात्रा, समासिक पद में समास का नाम बताइए और समास विग्रह भी कीजिए। तो नवरात्रा शब्द में समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 रात्रियों का समूह। क्या हो जाएगा, 9 रात्रियों का समूह। 9 रात्रियों के समूह को 9 रात्रियों का समूह, ये समास विग्रह होगा। और 9 रात्रियों का समूह समास विग्रह हो गया। और यदि समास है, समास का नाम आप सभी को पता होगा, आगे संख्यावाची आया है इसलिए द्विगु समास है। संख्या पूर्वी द्विगु होता है, आप सभी को पता होगा। ये संख्या पूछ रहा है, यहाँ संख्या है 9, 9 9 9 का मतलब यहाँ पे द्विगु समास का प्रयोग हुआ गया। आसमान से सिर उठाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान से सिर उठाना, आसमान से सिर उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आपके मुहावरे का अर्थ बताना है। तो आसमान से सिर उठाना है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक उत्पात मचाना। इसका वो जो अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक उत्पात मचाना। चौथा प्रश्न है गोद में चोरा नगर में ढिंडोरा, लोकोक्ति का अर्थ। गोद में चोरा नगर में ढिंडोरा, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए आगे अपने आसपास ही दृष्टि न डालना। वांछित वस्तु के लिए अपने आसपास दृष्टि नहीं डालना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखो छठा प्रश्न, उसके बाद है पांचवा प्रश्न क्या है, तभी उन्होंने अपने लक्षित किया, किसने क्या तथा कब देखा। ये आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न है। उसके बाद छठा है धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी, शायद उसने लेखिका मनु भंडारी के बारे में लिखना। मनु भंडारी इस कथन का क्या आशय स्पष्ट कीजिए, मनु भंडारी वाले पाठ में से आपके। सातवां है भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। और आठवां है बुद्धि जानी, जो इन पंक्ति में क्या व्यंग्य छिपा है। और इसे इलाहा कुंबड़ी बत्तियां कोई नहीं, इन्होंने लक्ष्मण से क्या कहा है, लक्ष्मण का क्या कहना है। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से कवि क्या कहना चाहता है, इसका आशय स्पष्ट करना है। 11 भोलानाथ के पिता बच्चों के खेल बार बार शामिल हो जाते हैं, आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न है पर्वतीय लोगों की वहाँ के पर्वत नदियों और झरनों के आदि के प्रति क्या भावना है, नगरों और महानगरों के निवासियों को इससे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, ये है। उसके बाद में हमारा खंड आता है ब, और खंड ब है वो 26 नंबर का पूरा है। खंड ब के अंदर 4 से 16 तक प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न है वो 40 शब्दों की सीमा में लिखना उत्तर। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा इसका है नेताजी का चचमा कहानी में वर्णित कस्बे का अपने शब्दों में संक्षिप्त परिचय देना है। पांचवा है बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को बहुत मानते थे और उनका विशेष ध्यान रखते थे, क्या इसने उसका पुत्र मोह कहा जा सकता है, इसके बारे में लिखना है। छठा है लेखिका के मत में नवाब साहब का उसने खीरों का शौक फरमाने का क्या कारण था। सातवां बिस्मिल्लाह खान ने मन में संगीत प्रेम जागने का आरंभिक योगदान किनका रहा है। आठवां है गोपियों के व्यंग्य कटाक्ष और आरोप सुनकर उद्धव की क्या क्या दशा हुई, कल्पना के आधार पर उत्तर देना है, अपने कल्पना के आधार पर। 9वां है विश्वामित्र द्वारा अपना प्रताप और बल लक्ष्मण को समझाते हुए की बात लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग्य किया था, इसके बारे में लिखना है। 10वां है प्रभुता का शरण बीम केवल मृग तृष्णा है, इस कथन का भाव स्पष्ट करना है। 11वां है चिर प्रवासी हूँ इतर में अन्य, इस पंक्ति के अंतर्निहित भावों को स्पष्ट कीजिए। 12वां है बच्चों को खाना खिलाने के संबंध में माता का अंचल कहानी नामक कहानी में माँ क्या सलाह देती है, उसके बारे में। 14वां प्रश्न 13वां देखिए, 13वां है कमेटी के सभापति ने मूर्ति के निर्माण में विदेशी पत्थर के प्रयोग और उसके भारत में न मिलने की बात सुनकर क्या कहा, सभापति के कथन में छिपे व्यंग्य को स्पष्ट करना है। 14वां है साना हाथ जोड़ी, यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। 15वां है यशपाल का जीवन व कृतियाँ लिखनी है, इसके अथवा में यतेंद्र मिश्र का जीवन और उनकी रचनाएं लिखनी है। उसके बाद ऋतुराज का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं लिखनी है, और इसके अथवा में गिरिजा माथुर का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। उसके बाद हमारा खंड है वो स है, और खंड स है 12 नंबर का है। खंड स में दे रखा है आपके एक पठित गद्यांश, यानी पाठ्य पुस्तक का जो आपने आपके टीचरों के द्वारा पढ़ाया होगा, उस पाठ्य जो पढ़ा हुआ है गद्यांश, इसको पढ़ना है और सप्रसंग क्या करनी, व्याख्या करनी। इसमें आपको सप्रसंग लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि सप्रसंग का आपको 1 नंबर प्राप्त होगा और 2 नंबर आपके व्याख्या का प्राप्त होगा, अर्थात 3 नंबर का ये है प्रश्न, इसलिए सप्रसंग कभी नहीं भूलना। उसके बाद दे रखा है आपके पद्यांश, पद्यांश में भी आपको सप्रसंग क्या करनी, व्याख्या करनी, सप्रसंग लिखना है और व्याख्या करनी। उसके बाद में
उसके बाद में दे रखा है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न में क्या है? 19वां प्रश्न, नेताजी का चश्मा कहानी की कौन सी घटना प्रसंग आपको सबसे प्रभावित करता है, वर्णन करना है, कारण सहित बताना है, और ये 3 नंबर का है। इसी के अलावा मेरे को ये नहीं आ रहा है तो नवाब साहब के खीरे के रसास्वादन का ये विचित्र तरीका क्यों अपनाया। उसके बाद 20वां है, आत्मकथा कहानी के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की कोई झलक मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए 60 शब्दों में। ये भी 3 नंबर का है। और इसके अलावा दे रखा है, कभी बादल से फुहारे रिमझिम और बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद में खंड है वो द, और खंड द है वो भी आपके 12 नंबर का है। और यहाँ से प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न है वो 4-4 नंबर के आएंगे। यहाँ देखिए पहला प्रश्न इसका 21वां प्रश्न दे रखा है, वो है आपके एक निबंध है, और निबंध में आपको इस शब्दों में 300 से 350 शब्दों में लिखना है। पहला दे रखा है निबंध है आपके, और वह है राष्ट्रीय निर्माण में छात्रों का क्या योगदान रहा है। दूसरा इसमें साहित्य और समाज क्या है, और तीसरा है योग व्यायाम का परिचय दीजिए, और चौथा है विज्ञान वरदान यहाँ अभिशाप। आप ये तो याद मत कीजिएगा, आप सीधा कोरोना वाला याद कीजिएगा। कोरोना वाला न्यू अपडेट है, और ये ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वार्षिक में पूछा गया और बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। कोरोना महामारी पर आप निबंध याद कर लीजिएगा और 4 नंबर आसानी से पाइए, क्योंकि कोरोना वाला ही आपके आने वाला है। कोरोना वाला ही याद कर लीजिएगा, कोरोना वाले की हिंट्स आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपको लिखने में आसानी होगी। 22% दूरदर्शन के निदेशक को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता संबंधी अच्छे कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए निवेदन किया, ये 4 नंबर का है। उसके बाद में 23वां है, किसी ऑनलाइन कंपनी की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग करने हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यहाँ इसके अथवा में सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी चलाते हैं, आपको सिल्वर सुपरवाइजर गार्ड की आवश्यकता है, इसके लिए आप विज्ञापन तैयार कीजिए, ये 4 नंबर का है। कहने का मतलब ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक कोरोना वाला जरूर याद कीजिएगा निबंध, और कोरोना वाला निबंध आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में जरूर मिलेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। वीडियो अच्छा लगे हुए लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में नया मॉडल पेपर आपको जल्दी से प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और अपने क्लासमेट को भी बताइएगा, जिससे उसको भी लाइव फायदा मिल सके।